नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व बैंक की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट की। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबी पर एक बड़ा प्रहार किया है, जिस कारण से देखें तो पूरे कार्यकाल में या एक तरह से देखें तो लगभग 11 वर्षों में लगभग 26.9 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा की जो सीमा थी उससे बाहर निकले हैं। तो आज इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इसी रिपोर्ट से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर बात करेंगे कि आखिर ये आंकड़े कहते क्या हैं, और डिटेल में इनकी जो जानकारी है वो हम लेंगे, इनके प्रभाव के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो गरीबी है, जो पुअर्टी है, आखिर होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसे डिफाइंड किया जाता है, इनके जो उदाहरण हैं वो क्या हो सकते हैं, इन सभी पर संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए बात करें कि आखिर ये जो मामला है ये क्यों चर्चा में है, मोदी सरकार में गरीबी पर प्रहार कैसे हुआ है, ये जो मुद्दा है ये अब सामने खुल कर आ रहा है। तो विश्व बैंक के कुछ नए आंकड़े आए हैं, जो वर्ल्ड बैंक है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, वो जो रिपोर्ट आई है वो यही दर्शाते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है लगातार 3 बार से ये लगातार शासन में बने हुए हैं, तो इनकी सरकार में बड़े स्तर पे गरीबी पे प्रहार हुआ है। और विश्व बैंक के जो नए आंकड़े हैं उन आंकड़ों ने वैश्विक मंच पर भारत की जो गरीबी है, गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो कार्य किए गए हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको खास तौर पे जो वर्ल्ड बैंक है उनके द्वारा उन पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाला गया है। खास तौर पे बात कही गई है 2011 से लेकर 12 जो वित्तीय वर्ष 2011-12 है उसके बाद से लगभग 11 वर्ष आप कह सकते हैं 2022 और जो 2023 है, इस बीच का ये जो पूरा समय अंतराल है इसमें जो गरीबी है वो भारत में काफ़ी कम हुई है। गरीबी का जो स्तर है वो उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे भारत का, देश का जो सामाजिक आर्थिक जो पूरा स्थिति है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और वो इस रिपोर्ट में खास तौर पे दर्शाई गई है। और इसी कारण से ये भी कहा जा रहा है कि इन 11 सालों में भारत के लगभग 26.9 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, यानी कह सकते हैं कि गरीबी से वो बाहर निकल चुके हैं। तो देखेंगे जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे अगर बात करें तो भारत की अत्यधिक जो गरीबी दर है वो बताई गई है 27.1%। और ये जो डेटा है ये वर्ष 2011-12 वाला जो वित्तीय वर्ष है उस समय था। लेकिन अब इसके बाद देखें तो 2022-23 का जो डेटा है इसमें ये कहा गया कि ये जो गरीबी का स्तर था ये अब घटकर 27.1% से कितना पहुंच चुका है, तो ये 5.3% पहुंच चुका है। और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि लगभग 269 मिलियन 26.9 करोड़ जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, वो गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। 344.47 मिलियन से गिरकर लगभग 75.24 मिलियन अब अत्यधिक जो गरीब हैं उनकी संख्या बची है। और गरीबी की जो गणना है ये प्रतिदिन 3 जो अमेरिकी डॉलर हैं या 2021 की जो कीमतें हैं उन पर की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी रेखा है उसके लिए जो आधार एक मानक बनाया गया है उसी पर ये पूरा आंकड़ा बनाया गया है। इसके अलावा देखें तो 2.15 डॉलर प्रतिदिन, यानी कि 2017 की जो कीमतें हैं उस पर गरीबी रेखा के अनुसार 2022 में गरीबी केवल 2.3% रह गई है। तो इस तरह के जो डेटा है वो दिए गए हैं। कुछ अन्य गंभीर जो डेटा हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। भारत में जो गरीबी दर है उसमें भी गिरावट देखी गई है, डिक्लाइनेशन की स्थिति देखने को मिली है। ये एक दशक में लगभग 10-12 वर्षों में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। 2011-12 और 2022-23 के बीच में जो पूरा समय अंतराल है इसके बीच में जो गरीबी है उसके जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अत्यधिक जो गरीबी दर थी 2011-12 में 27.1% थी, जो 2022-23 में 5.3% ही रह गई है। अत्यधिक अगर गरीबों की संख्या की बात करेंगे तो 2011-12 में ये 344 से अधिक कह सकते हैं कि मिलियन से अधिक था, जो कि 2022-23 में केवल 75 मिलियन के आसपास रह गया है।
और यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे गरीबी रेखा के स्तर पे कहा गया है कि 2011 में 16.2%, यानी कि संख्या दी गई 205 से अधिक मिलियन हो गए हैं, और 2022 में ये 2.3% जो कि 33 मिलियन से अधिक डेटा को यहाँ पर दर्शाया गया है। खासतौर पर अगर राज्य स्तर पर इस डेटा की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और जो मध्य प्रदेश हैं, ये 2011 में देश के 65% जो गरीब थे, पूरे भारत के जो गरीब थे, इन्हीं राज्यों तक सिमटे हुए थे। तो कह सकते हैं कि 65%, केवल मात्र 35% जो गरीब थे वो देश के अन्य हिस्सों से। तो अधिकांश तौर पर देखें तो ये 4-5 जो राज्य हैं, सबसे अधिक गरीबी कह सकते हैं कि इन्हीं राज्यों में विद्यमान थी। 2022 तक इन्हीं राज्यों में देखें तो 2/3 से अधिक जो गरीबी है वो देखने को मिल रही है, और इसमें बड़े स्तर पे गिरावट दर्ज की गई है। और ये जो गिरावट दर्ज की गई है ये भी 2/3 से अधिक यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अगर हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें तो ग्रामीण बनाम शहरी जो गरीबी है उसमें गिरावट देखने को मिली है। जैसे क्षेत्रीय स्तर पर देखें, रूरल जो सेक्टर्स हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर 2011-12 की स्थिति देखें तो ये 18.4% था, और यही 2022-23 में 2.8% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े स्तर पे गिरावट देखने को मिली है। शहरी क्षेत्रों में देखें तो ये 2011-12 में 10.7% था, जो कि 2022-23 में ये मात्र अब 1.1% रह गया। तो बड़े स्तर की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। और बहुआयामी जो गरीबी है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 2005-06 में ये कितने थी, तो ये 53.8% थी। वही 2019-20-21 के समय देखें तो ये 16.4% थी। और 2022-23 में जो बहुआयामी गरीबी है वो क्या है कि वो केवल 15.5% है। और इसके लिए जो भी सूचकांक है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर इसका पूरा जो अध्ययन है वो किया जाता है। गरीबों के संदर्भ में देखें तो गरीबी को जो मात देने की बात की जा रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो रणनीतियां हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे बुनियादी सुविधाओं तक जो पहुंच है, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, जो कि गरीबों को क्या देती है, पक्का घर सुनिश्चित करती है, मुहैया करवाती है। उज्ज्वला जो योजना है ये महिलाओं को मुफ्त जो गैस कनेक्शन है वो प्रदान करती है। जन धन जो योजना है ये बैंकिंग जो समावेशन है उसको सुनिश्चित करता है। आयुष्मान जो भारत है, भारत में 5 लाख तक जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है वो प्रदान करता है। तो ऐसे सरकार के द्वारा बड़े स्तर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन्हीं का परिणाम है कि अपने देश में जो गरीबी का स्तर है वो लगातार गिरा। इसके अलावा देखें जो डिजिटल और जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, जो समावेशन है, वो एक बड़ा मुद्दा है। जैसे डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, ये पारदर्शी समयबद्ध जो लाभ वितरण है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ है अपने देश में। लोगों के लिए उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार के स्तर पे आधार लिंकिंग और जो मोबाइल आधारित सेवाएं हैं, ये योजनाओं की जो दक्षता है उसमें इजाफा किया है। यानी कि जो योजनाएं हैं वो सीधे क्या हो रही हैं कि आधार के माध्यम से लिंक होने से जो भी इसके लिए कह सकते हैं कि लाभार्थी हैं उन तक सीधे पहुंच रही है। तो ये एक खास बात है। खास तौर पे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है। जो कह सकते हैं कि जो लाभ है, लाभ सही समय पर सही जगह पे पहुंच रहा है। ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तेज़ी से विस्तार देखने को मिल रहा है। कई सारी जो योजनाएं हैं, चाहे हम बात करें PMGSY की, स्वच्छ भारत मिशन की, नल जल योजना की, तो ये सभी जीवन स्तर जो लाइफ स्टाइल है उसके सुधारने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि जो नीतिगत स्थिरता है, नीतिगत जो फैसले हैं, डिजिटल नवाचार है, जन कल्याण के लिए जो सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनका जो प्रभावी क्रियान्वयन है, भारत में अत्यधिक जो गरीबी है उसको बड़े पैमाने पर कम किया है। 26.9 जो करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने की बात वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट की है, जो डेटा बताए हैं उसके द्वारा। तो भारत की जो वैश्विक विकास गाथा है उसके मजबूत अध्याय को कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा देखें तो गरीबी के कई सारे प्रकार होते हैं। भारत में गरीबी के कौन कौन से प्रकार हैं, अगर उन पर थोड़ा सा हम चर्चा करें तो कई स्तर पे गरीबी का मापन किया जाता है। आय आधारित जो गरीबी है, सापेक्षिक जो गरीबी है,
इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रच्छन्न गरीबी होती है, तो एक एक करके सब पर थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम आय आधारित गरीबी की बात करें तो जो आय आधारित गरीबी होती है, जब किसी व्यक्ति की आय इतनी कम हो कि वो अपनी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान है, आवास है, अपनी जो भी निजी ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य की देखभाल है, ये सभी पूरा न कर सके। उदाहरण के तौर पे जो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, उनको आय आधार पे गरीब कहा जाता है। भारत में इसका जो निर्धारण है वो रोज़ाना उनके खर्च के आधार पर किया जाता है। जैसे अभी जो आंकड़ा है कि 32 रुपये प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है, 47 रुपये प्रतिदिन शहरी क्षेत्र के लिए ये निर्धारित किया गया है। जो रंगराजन समिति जो कि गरीबी पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए बनाई गई थी, उसके द्वारा रिपोर्ट पर यही दर्शाया गया है। तो ये इससे अगर कम आय है तो फिर वो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर हम थोड़ा सा सापेक्षिक गरीबी की बात करें तो जब किसी व्यक्ति या समुदाय की जो आर्थिक स्थिति होती है वो समाज के औसत से बहुत ही कम हो जाती है, इसमें जो तुलना की जाती है कि किनके पास कितना है, एक रिलेटिव जो पुअर्टी है उस संदर्भ में इसे काउंट किया जाता है। अमीर गरीब के बीच में जो आर्थिक असमानता है वो यहाँ पर स्पष्ट होती है। जैसे जो भी शहरी मलिन जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर जो स्लम्स है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अमीर इलाकों के बगल में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। यही नहीं, कुछ जो गरीबी होती है वो मौसम के आधार पर होती है, जिसे मौसमी गरीबी कहते हैं। जब गरीबी पूरे वर्ष के समय में कुछ ही समय में देखने को मिलती हो, विशेष करके इस तरह की जो गरीबी भारत में देखने को मिलती है वो ग्रामीण क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के तहत देखने को मिलती है। जैसे कृषि क्षेत्र में देखेंगे, जब बुआई होगी तो उस समय अधिक श्रमिक की ज़रूरत होती है, या फिर कटाई होती है तो ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बीच का जो समय अंतराल होता है उस समय कृषि या ग्रामीण क्षेत्रों में काम न होने के कारण जो मौसमी बेरोजगारी है ये सामान्य तौर पे देखने को मिलती है। खास तौर पे भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत और बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो मौसमी बेरोजगारी है ये खास तौर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा देखेंगे तो एक बेरोजगारी का प्रकार हो सकता है प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है, एक तरह से छिपी हुई जो बेरोजगारी होती है। जब गरीबी स्पष्ट रूप से क्या हो कि वो दिखे ना, लेकिन व्यक्ति की जीवन की जो गुणवत्ता है उसको वो प्रभावित करे। इसमें आय हो सकती है परंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। जैसे जो कुपोषित बच्चे वाले जो परिवार हैं, जिनके पास कुछ कमाई तो है लेकिन उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है, जो लाइफ ऑफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो उस स्तर पे नहीं होता है। और इसी के आधार पर देखें तो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि खास तौर पे जो गरीबी होता है उसका जो स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से भूमिहीन जो मजदूर है, छोटे किसान हैं, इनके बीच में ये देखने को मिलती है ग्रामीण गरीबी। बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो परिवहन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जबकि वही शहरी क्षेत्रों में आएंगे, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो एक तरह से बड़े स्तर पे कह सकते हैं शहरीकरण हो रहा है, उस कारण से जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती है। बेरोजगारी, महंगाई, आवास की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जो बड़े कह सकते हैं कि सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, ऐसे कलकत्ता, इस तरह के जो शहर हैं वहाँ पर इस तरह की जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उनकी समस्या देखने को मिलती है। कुछ देख सकते हैं कि बहुआयामी गरीबी भी होती है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी होती है। ये गरीबी केवल आय पर आधारित नहीं होती है बल्कि उसके साथ ही एजुकेशन, हेल्थ, जीवन का जो स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उन सभी जो आयाम हैं उनको शामिल करती है। और भारत में इसका जो आकलन है वो जो नीति आयोग है उसके अंतर्गत किया जाता है और उसके तहत कहा जाता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, जिसके जो आंकड़े होते हैं वो कुछ खास आयामों पर आधारित होते हैं। जैसे जो मुख्य पिलर्स होते हैं उनमें हेल्थ यानी जो कुपोषण की स्थिति है, बाल मृत्यु की जो संख्या है उसे शामिल किया जाता है। शिक्षा का स्तर देखा जाता है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कितनी है, अध्ययन कितने वर्ष तक वो कर रहे हैं, जीवन स्तर उनका कैसा है, बिजली, स्वच्छता, पानी, आवास, खाना पकाने का जो ईंधन है, संपत्ति, या जो MPI है उसके अनुसार भारत में 2005-06 में जो बहुआयामी गरीबी है वो 53.8% थी, जो कि 2019 से लेकर 21 में घटकर 16% हो गई। चक्रवाती गरीबी भी होती है,
खासतौर पे जो क्रोनिक पुअर्टी है, जब व्यक्ति या परिवार दीर्घकाल तक क्या होता है कि गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है कि गरीबी बनी रहती है और ये शैक्षणिक पिछड़ेपन का एक सामाजिक जो भेदभाव है उससे जुड़ी होती है। एक परिवर्तनकारी गरीबी भी देखने को मिलती है, ऐसी गरीबी जो अस्थायी तौर पर होती है। व्यक्ति कुछ समय के लिए गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, जैसे कोई अचानक उसे किसी बीमारी का प्रभाव उसके ऊपर हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, नौकरी छूट गई, तो इसमें जो व्यक्ति की समान स्थिति होती है सामान्य समय में, उससे अचानक उसकी स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है, जिस कारण से कहा जाता है परिवर्तनीय ये गरीबी है। इसके अलावा देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ये जारी किया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके आधार पर ये पूरा इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है। और इसमें भी क्या किया जाता है कि इसके अलग अलग जो वेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनको शामिल किया जाता है कि हेल्थ है तो हेल्थ के तहत जो चाइल्ड है उसकी जो मोर्टेलिटी है वो कितनी है, न्यूट्रिशन कैसा है, एजुकेशन के संदर्भ में ये देखा जाता है कि ईयर्स ऑफ जो स्कूलिंग है वो कैसी है, स्कूल का जो अटेंडेंस है वो कैसा है। लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कैसा उसे खाना पीना मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की स्थिति क्या है, हाउसिंग की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति क्या है, असिस्टेंट की स्थिति क्या है। तो ये सारे जो मानक हैं वो देखे जाते हैं। और बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल जो पुअर्टी इंडेक्स है जिसे MPI कहते हैं, गरीबी का एक समग्र माप है जो केवल आय आधार पर नहीं होता, इनकम बेस्ड पे नहीं होता है, बल्कि विभिन्न संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी जीवन स्तर है उसके 3 जो डायमेंशन है उस आधार पर इसे मापन किया जाता है। इसे ऑक्सफोर्ड जो पॉवर्टी एंड ह्यूमन जो डेवलपमेंट कह सकते हैं कि जो इनिशिएटिव है उसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है उसके सहयोग से विकसित किया था। इसे पहली बार 2010 में क्या किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था, इसका इनॉग्रेशन किया गया था। हर साल मानव विकास जो रिपोर्ट है उस हिस्से के रूप में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और MPI का उद्देश्य गरीबी की जो गहराई है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो व्यापकता है, उसका मेजरमेंट करना है, ताकि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, वो जो भी कह सकते हैं कि जो वंचनाएं हैं, जो कमी है, उसको और अधिक सटीकता के साथ उसे डिटेक्ट कर सके, उसकी पहचान कर सके और लक्षित जो भी कार्रवाई है उसे करके जो भी समस्या है उसमें समाधान कर सके। और ये पूरा सतत विकास जो लक्ष्य 1 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 1 है, उसका समर्थन करता है कि दुनिया भर में हर प्रकार की जो गरीबी है उसका अंत किया जाएगा। तो पहला गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो यही है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी अगर हम चर्चा करेंगे तो जो MPI है उसकी जो संरचना है वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो आयाम होता है वो कैसे इनका भारांश एक साथ जोड़ा जाता है और इसके आधार पर जो संकेतक होते हैं, कौन कौन से संकेतक होते हैं उनको आप देख सकते हैं। और इन संकेतक के आधार पर जो भी भारांश होता है वो दिया जाता है और उसके आधार पर ये जो पूरा इंडेक्स है ये बनाया जाता है। खासतौर पर जैसे स्वास्थ्य है तो जो भी पोषण है वयस्क और जो बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है, बाल मृत्यु दर है, परिवार 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु कैसे हो रही है, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है उसके संदर्भ में बातें कही जाती हैं कि जो ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो कैसे है। यदि घर का कोई सदस्य 6 वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो उसने कम से कम 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी की है या नहीं की है। स्कूल में अटेंडेंस क्या रहा है, यदि कोई स्कूली उम्र का जो बच्चा है वो कक्षा 8 तक पढ़ाई पूरी करने पर आयु तक स्कूल नहीं जा पाया या जा पाया, जीवन जो स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, खाना पकाने का ईंधन है नहीं है, इसके अलावा रसोई के लिए कौन से रिसोर्स यूज होते हैं, जो सैनिटेशन है उसकी क्या स्थिति है, इसके संदर्भ में जो फैसिलिटीज़ हैं स्वच्छता के लिए वो क्या हैं, जो भी साझा सुविधाएं हैं वो किस स्तर पे है, पीने का पानी है कि नहीं, बिजली है, आवास, संपत्ति, ये सारे जो आंकड़े हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसके आधार पर एक जो गरीबी सूचकांक है वो हमें देखने को मिलता है, राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो पुअर्टी है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि भारत में नीति आयोग ने 2021 में राष्ट्रीय बहुआयामी जो इंडेक्स है उसकी शुरुआत की थी। इसमें राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसके आंकड़े का उपयोग किया जाता है। ये वैश्विक जो MPI है उसके 10 जो इंडिकेटर्स हैं उनको बनाए रखते हुए 2 अतिरिक्त जो संकेतक हैं उनको जोड़ता है, जैसे मातृ जो स्वास्थ्य है, मैटरनल जो हेल्थ है, और बैंक जो खाते का स्वामित्व है, जो बैंक अकाउंट जो ओनरशिप है उसको इसमें जोड़ा गया है। और भारत में गरीबी से संबंधित कई सारी जो आयोग हैं, जो समितियां हैं उनका गठन किया गया है, जैसे वार्षिक समिति है,
1971 में गठित की गई थी। दांडेकर जो और राष्ट्र समिति है 1971 में ये गठित की गई थी। प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है ये 1979 में आई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तेंदुलकर समिति काफ़ी चर्चा में रही है। गरीबी को व्यापक जो आर्थिक कह सकते हैं कि मानकों से जोड़ने के संदर्भ में ये जो तेंदुलकर समिति है ये खास तौर पे चर्चा में रही है। इस समिति ने शहरी ग्रामीण जो भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो CPI है उसको गरीबी रेखा निर्धारित करने का आधार बनाया था और इसके तहत इसने खास तौर पे जो गरीबी रेखा है उसके लिए एक मानक तय किए थे शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पे। उसके बाद रंगराजन समिति भी खास तौर पे चर्चा में रही है। तेंदुलकर समिति की आलोचनाओं के बाद ये गठित की गई थी। उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए गठित की गई थी। समिति ने गरीबी रेखा को आवश्यक जो भी भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और जो आवास है उसके न्यूनतम व्यय पर आधारित है, जिसके लिए खास तौर पे गरीबी रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपया प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपया प्रतिदिन इसके लिए मानक रखे गए हैं। और ये जो समिति है इसके अनुसार 2011-12 में भारत की जो गरीबी जनसंख्या थी वो 29.5% थी और तेंदुलकर समिति के अनुसार ये 21.9 के मुकाबले अधिक मानी गई। तो इस तरह के दोनों समितियों के जो डेटा थे उनमें आंकड़े जो थे वो अलग अलग थे। नीति जो आयोग है ये बहुआयामी जो गरीबी इंडेक्स है ये जारी करता है। इसके बारे में हमने देख ही लिया। इसके लिए 3 आधार ये लेता है जिसके आधार पर ये जो इंडेक्स है ये जारी की जाती है। और MPI 2005-06 में ये 53.8 थी जो 2019-20 और 21 में घटकर ये 16.4% हो गई इस इंडेक्स के अनुसार। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो विश्व बैंक है उसके द्वारा जो प्रमुख आंकड़े आए हैं उन रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक बड़ी जो जनसंख्या है वो 1 दशक में लगभग भारत में गरीबी रेखा से बाहर निकल चुकी है। तो इसी न्यूज़ की हमने चर्चा की। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे या जो भी इससे जुड़े हुए आपके जानकारी के तथ्य हो सकते हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद।